एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंडफॉर्म्स अर्थ्स लिविंग कैनवास पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैं आपको इस चैप्टर का पार्ट 1 ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, मतलब कि हम इस चैप्टर को पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, और आसानी से मैं आपको समझा भी दूँगी, तो इसके मैं सिर्फ 2-3 ही पार्ट्स अपलोड करूँगी। ठीक है, और मैं ये जो पार्ट्स की वीडियो बनाऊंगी मैं प्ले लिस्ट में डाल दूंगी कि आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो। ठीक है, सो चलो लेट स्टार्ट। ठीक है, सो लैंडफॉर्म एंड अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ इज एक मिनट, सॉरी, हाँ। सो अर्थ इज़ अ डायनेमिक प्लानट एंड इज़ कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग। तो इन्होंने बोला है कि जो अर्थ है ना, ये एक डायनेमिक प्लानट है। मतलब डायनेमिक प्लानट मतलब कि जो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो ही जा रहा है। ठीक है, आज से 500 साल पहले जैसे हमारी धरती दिखती होगी वैसे ही आज नहीं दिखती है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा अर्थ है ना, उसमें 500 साल से और आज तक में मतलब कि इस दौरान कितने सारे चेंजेस हुए हैं हमारी धरती में। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि जैसे 500 साल पहले हमारी पृथ्वी दिखती थी वैसे ही आ जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो इन्होंने इसीलिए बोला है कि जो अर्थ है ये एक डायनेमिक प्लेनेट है, जो कि मतलब एक कॉन्टिन्यूसली चेंज हुआ ही जा रहा है। ठीक है, एक जैसा नहीं रहा है ये। ठीक है, एक जैसा नहीं रहता, मतलब चेंज होता रहता है। ठीक है, हमारा अर्थ। अब ये जो चेंजेस होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं? ये होते हैं इंटरनल फोर्सेस की वजह से और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। ठीक है, मतलब कि फोर्स ये चेंज आते हैं ना कि कुछ फोर्सेस की वजह से आ जाते हैं। एक होता है इंटरनल फोर्सेस, जो कि हमारे अर्थ के नीचे वाली फोर्सेस होती है, कुछ चेंजेस आते हैं उनकी वजह से। और दूसरा आ जाता है एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस होती है जो अर्थ के ऊपर सरफेस पे लगती है। ठीक है, कुछ चेंजेस उनसे आते हैं। ठीक है, जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर होती हैं चेंजेस। ठीक है, कुछ चेंजेस उनसे आ जाते हैं, और जो इनसाइड द अर्थ होते हैं कुछ चेंजेस उनकी वजह से भी आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनल फोर्सेस कॉज। अब ये जो इंटरनल फोर्सेस है ना, जो अर्थ के अंदर होती है, ये क्या क्या कॉज करते हैं? ये अर्थक्वेक लाते हैं, ये वॉल्केनोज लाते हैं, ये माउंटेन को भी फॉर्मेशन करते हैं, ओशन बेसिन की भी ये फॉर्मेशन करते हैं। ये जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जो जिससे कि हमारे अर्थ में चेंजेस आते हैं। तो उन्होंने यही बोला है कि अभी मैंने आपको पढ़ा ना, दो फोर्सेस है। एक आ गई हमारे पास इंटरनल फोर्स, ठीक है, एक आ जाती है हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो अब इन्होंने यही बोला है कि ये जो इंटरनल फोर्स है ना, ये क्या क्या करती है? ये सबसे पहले ये अर्थक्वेक लाती है। ठीक है, ये इंटरनल फोर्स की वजह से ही अर्थक्वेक आता है। ठीक है, इसी इंटरनल फोर्स की वजह से वॉल्केनोज होते हैं। ठीक है, और फिर इसी इंटरनल फोर्सेस की वजह से माउंटेन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और इसी इंटरनल फोर्स की वजह से ओशन बेसिन के फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ओशन बेसिन की फॉर्मेशन होती है इसी इंटरनल फोर्स की वजह से। ठीक है, ठीक है, ओके। सो आगे है अब इंटरनल फोर्सेस। तो मैंने आपको अब ये एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या कॉज करती है। अब इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होती है वेदरिंग होती है, इरोजन होती है और डिपोजिशन होती है। ठीक है, अब ये वेदरिंग क्या होती है, ये इरोजन क्या होता है, ये डिपोजिशन क्या होता है, ये सारा कुछ हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये बस एक फ्लैश बैक है इस चैप्टर के अंदर कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दीज फोर्सेज क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड नेचुरल डिजास्टर। और ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज है, इन्होंने कहा कि ये डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, और फिर ये क्या, और ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स भी लाते हैं। ठीक है, और ये अब सारी चीज़ें, ये इंटरनल फोर्स के बारे में, ये अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, माउंटेन फॉर्मेशन, वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सभी हम अभी आगे आगे इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। ठीक है, तो आप ये मत सोचो मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया, क्योंकि अभी आगे हमने डिटेल में इनके बारे में ही जानना है। ठीक है, ठीक है। और ये लैंडफॉर्म्स, ये जहाँ पे लिखे ना कि ये फोर्सेस डिफरेंट लैंडफॉर्म होती है, नेचुरल फिजिकल फीचर होते हैं वो अर्थ सरफेस के। ठीक है, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेटूज हो गए, प्लेन्स हो गए। ठीक है, तो ये लैंडफॉर्म्स के अंदर आते हैं। मतलब कि ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ना, आप लिख सकते हो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है लैंडफॉर्म्स की। लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? आ, ये होते हैं नेचुरल फिजिकल फीचर होते हैं। ठीक है, ये नेचुरल फिजिकल फीचर्स होते हैं ऑफ अर्थ सरफेस के। ठीक है, नेचुरल फिजिकल फीचर होते हैं ये अर्थ सरफेस के। ठीक है, और जैसे कि हमारे आगे माउंटेन्स आ गए। ठीक है, फिर जैसे कि हमारे पास प्लेटूज आ गए। ठीक है, प्लेन्स आ गए। ठीक है, जैसे वैलीज आ गई, वैलीज वैलीज का भी वैलीज हो गई। ठीक है,
हिल्स हो गई, ये सारे लाइक लैंडफॉर्म्स के एग्जांपल है। ये कुछ फिजिकल फीचर होती है नेचुरली, लाइक कुछ फिजिकल फीचर होते हैं अर्थ सरफेस के, ठीक है, जैसे माउंटेन हो गए, प्लेटूज हो गए, प्लेन्स हो गए, वैलीज हो गई, हिल्स हो गई, ठीक है, इन्हें हम लैंडफॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। और और ये कैसे बनते हैं, ये माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज, ये इसी लाइक इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण बनते हैं, ठीक है। ये जो माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज, हिल, मतलब कि ऑल, मतलब कि जितने भी लैंड फॉर्म्स है ये कैसे बनते हैं, इन्हीं इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से बनते हैं ये लैंड फॉर्म, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे मूव करते हैं, ठीक है। बड़ा नहीं होगा ये, हाँ ये इतना ही रहेगा, ठीक है। चलो आगे अब हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। ये तो आपने पहले भी नाम सुना होगा, आज हम अच्छी तरह इसको पढ़ ही लेते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक क्या होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक इज एन इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक थ्योरी दैट एक्सप्लेन हाउ अर्थ सरफेस चेंजेस। अब ये प्लेट टेक्टोनिक है ना, ये एक थ्योरी है जो कि हमें ये बताती है कि अर्थ का जो सरफेस है ये चेंज कैसे होता रहता है, ठीक है। ये प्लेट टेक्टोनिक एक थ्योरी है जो हमें बताता है कि अर्थ का सरफेस चेंज कैसे होता रहता है, ठीक है। द अर्थ्स आउटर लेयर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ये जो अर्थ की जो आउटर लेयर होती है ना उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इट इज डिवाइडेड इनटू लार्ज एंड स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये देखो, ये जो अर्थ की आउटर लेयर है ना, लिथोस्फीयर, ठीक है। अब इन्होंने बोला यही क्या डिवाइड है, ये कुछ लार्ज और कुछ स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड है, ठीक है। अर्थ की आउटर लेयर को हम लिथोस्फीयर कहते हैं और यही कुछ लार्ज और स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड है, ठीक है। और ये जो प्लेट्स है ना, ये एक सेमी फ्लूइड लेयर के ऊपर मूव करती रहती है जिसे हम एस्थीनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, अर्थ की जो आउटर लेयर होती है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं और यही लिथोस्फीयर कुछ छोटे और कुछ बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड हुआ और ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक लाइक सेमी फ्लूइड लेयर पे मूव करती है जिसको हमने नाम दिया है एस्थीनोस्फीयर, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। अब ये यहाँ पे ना कुछ थ्योरीज हैं आगे, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, देन कन्वेंशनल करंट, ठीक है। ये कुछ जैसे लाइक थ्योरीज वगैरह हैं, इनको आपने अच्छी तरह समझना है जब मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी किसने थी, ये दी थी एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में। ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी, एमसीक्यूज के लिए भी, और ऐसे भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, ये जो लिखा है ना, इसको आप आपकी बुक में भी सेम टू सेम ही ऐसा ही लिखा होगा, ठीक है। मैंने अपनी बुक से ही नोट्स बनाए, ठीक है। मैं बस आपको यहाँ पे समझाने पे फोकस करूंगी, ठीक है। एक एक यहाँ से एक, क्योंकि अगर मैंने आपसे आपको इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की एक एक लाइन पढ़ के समझानी तो आप क्या पता आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। क्योंकि ना ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसको आपको मैं जब तक अच्छी तरह समझाऊंगी नहीं ना खुद से, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें आपको अच्छी तरह समझाऊंगी, ठीक है। आपने बस समझने पे जोर देना है, ठीक है। और फिर बाद में जो आपकी बुक पे जो लिखा होगा ना उसको एक बार अच्छी तरह रीड कर लेना कि उससे उधर क्या लिखा है, ठीक है। चलो अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। देखो, ये जो एल्फ्रेड वेगनर ने थे ना, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि बहुत साल पहले, मतलब कि लॉन्ग एगो, बहुत सालों पहले क्या होता था, जितने भी आज हमारे पास कॉन्टिनेंट है ना, ये जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, जितने मतलब जितने भी हमारे पास अभी तक कॉन्टिनेंट है ना, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स है ना। तो इन्होंने बोला है कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स है ना, बहुत साल पहले जितने भी अभी हमारे पास कॉन्टिनेंट ने, ये सभी, अभी तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग है, जैसे नॉर्थ अमेरिका अलग है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका, ठीक है, ये सभी अलग अलग है, ठीक है। तो पर इन्होंने कहा कि बहुत साल पहले ये जो सभी कॉन्टिनेंट होते थे ना, ये आपस में ज्वाइन होते थे एक ह्यूज लैंड मास की तरह, ठीक है। इन्होंने बोला कि बहुत सालों पहले ना ये जो सारे ये देखो मैंने तभी ये नीचे डायग्राम भी दिए कि ये जैसे है ना, ये दिख रहे हैं आपको, ये कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत साल पहले ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स होते थे ना, ये जो अभी टूटे हुए हैं ना, अलग अलग दिख रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि बहुत साल पहले ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स होते थे ये आपस में ज्वाइन होते थे एक ह्यूज लैंड मास की तरह, ये आपस में ज्वाइंट होते थे सारे। और इसी ज्वाइन कॉन्टिनेंट्स को हम कहते थे, फिर ये ज्वाइन होके एक वन सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे जिसे हम बोलते थे पैंजिया, ठीक है।
फिर से सुन लो। एल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि बहुत साल पहले, आज ये जो हमारे कॉन्टिनेंट है ना, ये अलग अलग है, तो इन्होंने बोले बहुत साल पहले ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स होते थे आपस में ज्वाइन होते थे, एक ह्यूज लैंड मास की तरह होते थे, ठीक है। और ये आपस में ज्वाइन होके ना कि सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे, जिसे हम पैंजिया का नाम देते थे, ठीक है। बट क्या हुआ फिर स्लोली, ये जो मतलब कि ये जो मैंने पता नहीं है कि ह्यूज लैंड मास, मतलब कि स्लोली ये जो पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट था ना, ये ब्रोक, मतलब कि ये टूटने लग पड़ा पीसीज में, ये टूटने लग पड़ा पीसीज में ये क्या होने लग पड़ा, ब्रोक, मतलब कि पीसीज में ये टूटने लग पड़ा, ये सुपर कॉन्टिनेंट पीसीज में टूटने लग पड़ा। और जब ये टूट गया ना, फिर ये स्लोली एक दूसरे से ड्रिफ्टेड, मतलब कि ड्रिफ्टेड अपार्ट हो गया, मतलब फिर ये अलग अलग हो गए एक दूसरे से, ठीक है। मैं नीचे लिख देती हूँ। फिर ये स्लोली क्या हो गए, स्लोली ये क्या हो रहा है, दे ड्रिफ्टेड अपार्ट, ठीक है। बहुत साल पहले ये सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े होते थे और एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे जिसे हम पैंजिया का नाम देते थे, ठीक है। बट फिर क्या हुआ, स्लोली स्लोली क्या हुआ, ये जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था ये टूट गया, ठीक है। टूटने के बाद पीसेस में टूटा, ठीक है। उसके बाद ये अलग अलग हो गए ये सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से, ठीक है। अब देखो, अब ये जो वैगनर था इसमें यही लिखा है, ठीक है। अब ये जो वैगनर था इसको पता कैसे चला कि सारे कॉन्टिनेंट पहले जुड़े हुए थे, एविडेंस की वजह से। जैसे मैचिंग कोस्ट लाइन, मतलब कि जो कोस्ट लाइन होगी ना वो मैच होती होंगी, ठीक है। सिमिलर फॉसिल्स, मतलब कि जो फॉसिल एक कॉन्टिनेंट में मिल रहा होगा वही दूसरा कॉन्टिनेंट में भी उसको फॉसिल मिला होगा, जो दूसरा में मिला होगा वो तीसरे में, मतलब कि ऐसे, मतलब कि फॉसिल्स मिले होंगे उसको सेम तरीके के। फिर सिमिलर रॉक फॉर्मेशन, मतलब कि सिमिलर रॉक, मतलब कि सिमिलर रॉक फाउंड हुई होंगी डिफरेंट कॉन्टिनेंट, मान लो जैसे साउथ अमेरिका में जो मिली होगी वही नॉर्थ अमेरिका में मिली होगी, ठीक है। तो एविडेंस की वजह से वेगनर को पता चला कि पहले ये सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, जिसे एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे, जिसे हम पैंजिया का नाम देते थे, ठीक है। उसने ये तो बता दिया कि पहले ये सभी कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे, बाद में ये टूट गए। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ कॉन्टिनेंट मूव, बट वो ये नहीं बता पाया कि इस कॉन्टिनेंट अलग कैसे हो गई, ये मतलब कि मूव कैसे हुए, एक दूसरे से अलग अलग कैसे हुए। वो ये तो उसने ये तो बता दिया कि अलग हो गए, पर अलग हुए कैसे उसका ये रीज़न नहीं दे पाया पूरे तरीके से वेगनर, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ठीक है, वेगनर ने ये तो पता चला लिया कि ये पहले सभी आपस में जुड़े हुए थे और फिर बाद में ये टूट गए, बट वो ये नहीं पता लगा पाए कि ये टूटे कैसे और फिर ये अलग अलग कैसे चले गए, एक दूसरे से दूर दूर कैसे हो गए, ठीक है। तो यही है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, ठीक है। सो आपको आई होप कि वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझ आ गई होगी, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। ये देखो, मैंने आपके लिए ऐसे, मैं डायग्राम्स नहीं लगाती थी, बट मुझे लगा कि हाँ, आपको अगर डायग्राम्स नहीं लगी होंगी तो आपको क्या पता समझ ना आए, तो इसलिए मैंने जो मेरे को थ्योरी इंपॉर्टेंट लगी तो उसके साथ ही मैंने उसकी पूरी डायग्राम ही लगा दी, ठीक है, कि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाओ उस चीज़ को। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आएगा तो गूगल तो है, होता ही है सबके फ़ोन पे, ठीक है। तो आप एक बार वहाँ जाकर आप एक बार सर्च कर सकती हो, ठीक है, कि क्या है वो चीज़, कैसी दिखती है, ठीक है। क्योंकि जब तक हम लाइक देखते नहीं है ना खुद की आंखों से तो हमें थोड़ा समझ नहीं लगता, ठीक है, ठीक है। देखी हुई चीज़ का ज़्यादा समझ लगता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो अब ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी थी, ये चलो पेन चेंज कर लेते हैं अपना, चलो चलो ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किन साइंटिस्ट ने दी थी, एक का नाम था हैरी हेस, एक का नाम था रॉबर्ट एस डाइट्स, ठीक है। इन्होंने दी थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। अब ये भी मैं आपको समझाऊंगी कि क्या है, ठीक है, आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो देखो, हमारा जो अर्थ है ना, हमारा जो धरती है, ठीक है, हमारे ना धरती के अंदर ना हॉट मैग्मा होता है, ठीक है, मैग्मा होता है। तो अब ये जो हमारी धरती के अंदर से ना हॉट मैग्मा निकलता है, ठीक है। देखो, जैसे कि आपने देखा है कि अगर आप जैसे जब आप दूध को गर्म करते हो, ठीक है, तो जो हॉट मिल्क होता है वो होता है ना ऊपर की तरफ फ्राइज होता है ना। और फिर अगर जैसे आप दूध को गर्म कर रहे हो
तो जो गर्म दूध होता है वो ऊपर की तरफ आता है ना, ऐसे राइज होता है, मतलब कैसे उसमें उबाला सा आता है ना, ऊपर की तरफ आता है ना। और फिर मतलब कि अगर ज़्यादा ही उबल जाए तो फिर वो बाहर निकलने शुरू हो जाता है ना, ऐसे वैसे पहले जैसे आपने पैन रखा, ठीक है, उसमें आपने दूध रखा, ठीक है, अगर ज़्यादा सेक हो जाए तो होता है ना वो ज़्यादा उबलने शुरू कर देता है और फिर उबलते उबलते वो बाहर निकल आता है। तो वैसे ही सिमिलरली वैसे ही हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ के साइड क्या होता है, हॉट मैग्मा होता है, मैग्मा, ठीक है। अब ना ये मैग्मा ना अर्थ से जैसे ये देखो यहाँ पे डायग्राम दी, ये देखो मैग्मा आ रहा है ना, बाहर बाहर आ रहा है ना मैग्मा, दिख रहा है ना मैग्मा। तो ऐसे हमारे अर्थ के बीच से ना हॉट मैग्मा आता है, मतलब कि मैग्मा राइज होता है फ्रॉम बिलो, ठीक है, अर्थ से मैग्मा बाहर की तरफ आता है। अभी आता कहाँ से है, इट कम्स आउट एट द मिडल ऑफ ओशन थ्रू क्रैक्स। अब ना ये ओशन के मिडल से आता है, जहाँ पे थ्रू क्रैक्स के जरिए, ठीक है, ये कहाँ से आता है, ओशन के मिडल से, ओशन होते हैं ना उनके मिडल से आता है, बट कैसे आता है, थ्रू क्रैक्स के जरिए, जो क्रैक्स पड़े होते हैं ना ओशन में, उनके जरिए ये मैग्मा बाहर आता है, ठीक है। और जब ये मैग्मा, गर्म मैग्मा जब ये बाहर आता है ना, तो बाहर आके क्या हो जाता है, ये कूल हो जाता है। गर्म मैग्मा जब बाहर आ गया, ठीक है, बाहर आ गया, ठीक है, धरती के बाहर आ गया, तो उसके बाद ये कूल हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है। और जब ये कूल डाउन हो जाएगा ना, तो ये एक न्यू ओशन फ्लोर बना देगा। ये क्या क्रिएट कर देगा, एक न्यू ओशन फ्लोर क्रिएट कर देगा, यही कूल मैग्मा, ठीक है। पहले ये गर्म था, ठीक है, जब ये निकला अर्थ के नीचे से निकला ऊपर की तरफ, तब ये गर्म था, बट जब ये ऊपर पहुंच गया तो ये कूल डाउन हो गया। और जब ये कूल डाउन हो जाएगा ना ये मैग्मा, तो ये एक न्यू ओशन फ्लोर बना देगा, ये एक न्यू ओशन फ्लोर को क्रिएट कर देगा, ठीक है, ठीक है। जब ये एक न्यू ओशन फ्लोर क्रिएट कर देगा, ठीक है, और जब और ज़्यादा मैग्मा आने शुरू हो जाएगा, और ज़्यादा मैग्मा निकलना शुरू हो जाएगा ना अर्थ से, तो उससे क्या होगा, जो पुराना ओशन फ्लोर होगा ना वो पुश अवे हो जाएगा, मतलब कि वो पीछे की तरफ चला जाएगा, मतलब पुश्ड अवे हो जाएगा। और जो और जो न्यू वाला होगा वो स्प्रेड होता चलेगा, और वो पुराना वाला होगा वो पुश्ड अवे होता चलेगा, ठीक है। तो इसे ही हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। और इसे कहते हैं जो ओशन फ्लोर स्लोली स्प्रेड होने शुरू हो जाता है, ठीक है, तो इसे हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग का नाम देते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। ये इस मेन आइडिया में, ये एविडेंस, ये मेन आइडिया में यही लिखा है, ठीक है। एविडेंस मैं आपको आगे बताती हूँ। तो फिर देखो फिर से क्या होता है कि देखो हमारा धरती है, ठीक है, तो धरती के नीचे ना मैग्मा होता है, ठीक है, ये हॉट मैग्मा होता है। तो जब ये बाहर निकलता है ना, हॉट, ये बाहर आता है, धरती के नीचे से हॉट मैग्मा बाहर आता है, मैग्मा बाहर आता है, ठीक है। अब ये मैग्मा बाहर किसके जरिए आता है, ये आता है मिडल ऑफ द ओशन से, कैसे, थ्रू क्रैक्स के थ्रू आता है, बाहर आता है, ठीक है। जब ये बाहर आता है ना, जब ये अंदर से बाहर आता है तब तो ये गर्म होता है मैग्मा, ठीक है, गर्म मैग्मा होता है। जब ये बाहर निकलता है ना तो ये कूल डाउन हो जाता है, और जब ये कूल डाउन हो जाता है ना, तो फिर एक न्यू ओशन फ्लोर बनाने शुरू कर देता है, मतलब एक न्यू ओशन फ्लोर बनाता है। और जब धीरे धीरे और ज़्यादा मैग्मा अर्थ से निकलना शुरू हो जाता है, फिर वो बाहर आकर ठंडा शुरू होने लग पड़ता है, फिर वो फिर से वो ओशन फ्लोर नया ओशन फ्लोर बनाने शुरू कर देता है। मतलब कि जितना ज़्यादा, मतलब कि जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि मैग्मा आते जाएगा ना अर्थ के सरफेस से, तो वैसे क्या हो जाएगा कि जो ओल्ड ओशन फ्लोर होगा ना वो पुश्ड अवे होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और ये न्यू ओशन फ्लोर क्रिएट हो जाएगा। इसे हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो ओशन फ्लोर होते हैं ना वो वाइड होना शुरू हो जाते हैं, और जो कॉन्टिनेंट होते हैं ना वो एक दूसरे से, मतलब कि लाइक फार्दर अपार्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मूव फर्दर अपार्ट, ठीक है। वो जो ओशन फ्लोर वाइड हो जाते हैं, और जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कॉन्टिनेंट्स मूव फर्दर फर्दर अपार्ट, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे, द न्यू ओशनिक क्रस्ट फ्रॉम एट द मिड ओशनिक रीजेस ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी मैग्मा राइसेस एंड सोल्डिफाइड, इट पुशेस ओल्डर क्रस्ट अवे, दिस कॉजेज द सी फ्लोर टू स्प्रेड, ठीक है। यही इन्होंने बोला कि मैग्मा निकलता है अर्थ के नीचे से, ठीक है, हॉट मैग्मा जब वो निकल के बाहर आ जाता है फिर वो कूल डाउन हो जाता है, और मतलब कि जितना ज़्यादा मैग्मा निकलते चलेगा तो उससे क्या होगा जी, जो ओल्ड ओशन फ्लोर होगा ना वो मतलब कि पुश्ड अवे हो जाएगा, और फिर न्यू ओशन फ्लोर बन जाएगा, ठीक है, न्यू ओशन फ्लोर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और फिर लाइक किसी वजह से जो ओशन फ्लोर होगा वो स्लोली स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसे हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, जैसे एविडेंस बता देती हूँ पहले मैं, जैसे इसके एविडेंस क्या था, मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग ऑन दी ओशन फ्लोर, ठीक है। देखो अब इसके रिजल्ट क्या होते हैं, मैं इसका रिजल्ट भी बता देती हूँ आपको।
मैंने अभी आपको बोल के बताया, एक बार लिख कर भी बता देती हूँ, अगर आपको कहीं नोट करने हैं तो आप कर सकते हो नोट, ठीक है। देखो अब इसका रिजल्ट क्या होंगे इसके सी फ्लोर स्प्रेडिंग के। सबसे पहले क्या होगा कि जो ओशन फ्लोर होगा ना वो वाइड हो जाएगा, वाइडर हो जाएगा। और जो लाइक जो क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स होंगे ना, मूव फादर पार्ट, वो एक दूसरे से फादर पार्ट मूव कर जाएंगे, ठीक है। ये वाइडर है, ठीक है। इसके ये रिजल्ट हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग के, ठीक है। आई होप आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग समझ आ गई होगा। मैग्मा निकलता है गर्म, फिर जब वो सिर्फ धरती तक पहुंचता है फिर वो कूल डाउन हो जाता है। जब वो कूल डाउन हो जाता है तो क्या कूल डाउन होने के बाद क्या होता है, कूल डाउन होने के बाद वो एक न्यू ओशन फ्लोर क्रिएट कर देते हैं। और जितना ज़्यादा मैग्मा निकलते जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो ओल्ड ओशन फ्लोर होगा ना वो पुश्ड अवे, मतलब कि वो साइड हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, तो जो ओशन फ्लोर है ना वो और ज़्यादा स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखो लिखा है ना कि जो ओल्डर क्रस्ट होगी उसको मतलब कि अवे पुश कर देगा, ठीक है। और फिर वो एक नया मतलब कि ओशन फ्लोर क्रिएट कर देता है, ठीक है। देखो लिखा है ना, इसकी वजह से जो ओशन फ्लोर है वो वाइडर हो जाता है। और जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट फर्दर पार्ट मूव कर ले, मतलब कि फर्दर पार्ट मतलब कि एक दूसरे मतलब कि आगे आना, मतलब कि आगे आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फर्दर पार्ट, और सॉरी आगे आना नहीं मूव कर देते, सॉरी फर्दर पार्ट का मतलब, फर्दर पार्ट मतलब कि वो एक दूसरे से बीक दूर, मतलब कि दूर होना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे से। कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं, दूर, ठीक है। फर्दर का मतलब होता है दूर, ठीक है, दूर होना शुरू कर देते हैं। मैंने गलती से वो पास बोलते, मतलब कि कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाता है इसी सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट अब हमारे पास कन्वेक्शन करंट थ्योरी, ठीक है। तो ये मैं ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ, जा रहने दूँ, लिख ही लिया होगा आपने, ठीक है। तो दो मैंने थ्योरी अभी तक आपको पढ़ा दी। एक मैंने पढ़ाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। देखो ये किसी को भी अगर कुछ भी समझ ना लगे तो मेरे से वो फिर से कमेंट सेक्शन पे डायरेक्टली पूछ सकता है कि हमें इस टॉपिक का समझ नहीं लगा, हम कंफ्यूज हो गए, हमें आपकी समझ नहीं लगी। तो मैं उस टॉपिक पे एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगी, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं लगा होगा, ठीक है, ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं कन्वेक्शन करंट थ्योरी, ठीक है। देखो अब इसको भी ध्यान से सुनना, ये क्या है। देखो देखो हमारा जो अर्थ है ना, ठीक है। अब अर्थ के इन साइड में ना कोर होती है, हमारे अर्थ के ना, एक मिनट ठहरो, हमारे अर्थ के ना इनसाइड, ठीक है, कोर होता है, कोर कोर कोर, ठीक है। एक चीज़ कोर, हमारे अर्थ के इनसाइड में कोर होती है। और ये जो कोर होती है ना ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि बड़ी ज़्यादा, मतलब कि हॉट होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्सट्रीमली हॉट कोर होती है, ठीक है। हमारे अर्थ के इनसाइड में कोर होती है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। अब इसी हीट की वजह से, इसी गर्माहट की वजह से ना, अब हमारी ना कोर के नियर ना मेंटल मटेरियल होता है अर्थ में ना। अर्थ में मैंने जैसे आपको बताया कोर होता है, ठीक है। कोर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हीट मतलब बड़ा ज़्यादा हॉट होता है। अब इस कोर के पास ही ना मेंटल मटेरियल होता है, ठीक है, मेंटल मटेरियल होता है, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये तो पढ़ी ही होंगी ना, ये हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी तक क्या पता आपको कोर मेंटल समझ नहीं लगा हो, ना लग रहा हो, बट ऐसे सुन लो, आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये सुनो कि अर्थ के इनसाइड में कोर होता है, ठीक है। और ये जो कोर होता है ना बड़ा ही ज़्यादा गर्म होता है। अब इसी कोर के पास होता है मेंटल मटीरियल, ठीक है, इसके आसपास मेंटल मटीरियल होता है। अब ये कोर गर्म होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो मेंटल मटीरियल होते हैं ना ये भी गर्म हो जाता है, ये भी हॉट हो जाता है, ये भी गर्म हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो मेंटल मटेरियल है ना, अब ये गर्म हो जाता है, ठीक है। अब गर्म होने की वजह से ना ये ऊपर की तरफ राइज करता है, ठीक है। गर्म होने की वजह से ये मेंटल मटेरियल ना ऊपर की तरफ राइज करता है, मतलब कि ऊपर की तरफ राइज करेगा। जब कोई चीज़ गर्म हो जाती है तो ऊपर की तरफ नहीं राइज करती। अब मैंने आपको पीछे हीट उसके दूध की एग्जांपल दी, दूध में ज़्यादा उबाल लगे तो वो कैसे ऊपर की तरफ राइज करता है, वैसे ये जब मेंटल मटेरियल गर्म हो जाता है ना तो ये ऊपर की तरफ राइज करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये मेंटल मटेरियल ऊपर की तरफ राइज करने लग पड़ता है, ठीक है। और जब ये ऊपर की तरफ आ जाता है ना, जब मतलब कि एकदम टॉप तक पहुँच जाता है ना, टॉप पे पहुँचने के बाद ना,
टॉप पे जब ये पहुंच जाता है, कहाँ लिखूं बेटा मैं, चलो यहाँ पे बताती हूँ। जब ये टॉप पे पहुंच जाता है ना ये मेंटल मटेरियल, उसके बाद ये कूल डाउन हो जाता है। टॉप पे पहुंच के कूल होता है, टॉप पे पहुंच के ये कूल हो जाता है, ठीक है। कूलिंग के बाद क्या होता है कि ये जो मेंटल मटेरियल होता है ना ये हैवियर हो जाता है। कूलिंग के बाद ये हैवी हो जाता है, ये जो मटेरियल होता है ना ये भारी हो जाता है, मतलब हैवियर हो जाता है। और जब कोई चीज़ हैवी हो जाए तो वो क्या कर जाती है, सिंक कर जाती है। सिंक, इसकी वजह से ये क्या कर देती है, वापस सिंक कर जाती है। वापिस ये क्या कर जाता है, ये वाला मटेरियल सिंक कर जाती है। ये ठंडा हो गया, ठंडा होने की वजह से हैवियर हो गया, हैवी होने की वजह से ये वापस बैक डाउन फिर से ये सिंक कर जाती है नीचे की तरफ, ठीक है। और जब ये फिर से नीचे की तरफ चल जाती है, फिर से ये गर्म होती है, फिर से ये ऊपर की तरफ आती है, ठीक है। फिर से ये कूल डाउन हो जाती है, फिर से ये सिंक होती है, फिर से नीचे चली जाती है, फिर से ये गर्म होती है, ऊपर आती है। तो मतलब कि ये कॉन्टिन्यूस, मतलब कि एक साइकिल ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। अब सुनो, मैं ये मिटा रही हूँ सारा, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, एक मिनट, मेरे को अभी आपको आगे भी एक चीज़ समझानी है इसलिए मिटा रही हूँ ये, ठीक है। अब ये साइकिल चलता रहता है, गरम ठंडा, गरम ठंडा, गरम ठंडा, ठीक है। देखो अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब इसका क्या क्या काम है हमारे अर्थ में, इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो ये जो हमारी अर्थ की जो प्लेट्स होती है ना, अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं, दे आर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ मेंटल। ये किस, हमारी जो ऑन द टॉप ऑफ द मेंटल, हमारी जो अर्थ की जो प्लेट्स है ना वो किसके ऊपर है, वो किसके ऊपर बैठी हुई हैं, वो मेंटल के ऊपर है। हमारी जो अर्थ की जो प्लेट्स है ना वो मेंटल के ऊपर है। तो तो अब क्या होता है कि जब ये मेंटल में मूवमेंट होती है ना, मतलब कि चलता रहता है ना वाला प्रोसेस, कि पहले नीचे फिर ऊपर आता है, ऊपर आता है वो गर्म मटीरियल, फिर वो ठंडा होता है, फिर से नीचे सिंक डाउन हो जाता है, फिर से नीचे से गर्म होता है, ऊपर आता है। ये जो पूरा साइकिल चल रहा है, ठीक है, ये जो पूरा साइकिल चल रहा है मेंटल, जिसमें ये मेंटल मटीरियल मूव कर रहा है साइकिल में, पहले नीचे आता है, ऊपर आता है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो अर्थ की प्लेट्स है ये इस मेंटल लेयर के ऊपर है, मेंटल के ऊपर है, ठीक है, मेंटल के ऊपर है। तो जब ये मेंटल में कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट चल रही होती है ना, एक सर्कुलर मूवमेंट, तो ये हमारी ये जो अर्थ की प्लेट्स होती है ना इसको भी पुश करता है, इसको भी वो क्या करता है, पुश करता है। क्योंकि इस मेंटल में तो मूवमेंट चल रही है ना, मेंटल, कभी वो नीचे आ रहा है मेंटल मटीरियल, फिर वो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो अब भी जो हमारी अर्थ की प्लेट है वो भी इस मेंटल के ऊपर है। तो जब ये मेंटल में मूवमेंट होगी तो ऑब्वियसली अर्थ की जो प्लेट्स हैं उसमें भी तो कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी, इसलिए अर्थ की प्लेट्स भी पुश होती हैं इसकी वजह से, ठीक है। यही लिखा है इसमें, हीट फ्रॉम द अर्थ कोर क्रिएट कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल। हॉट मटेरियल ऊपर की तरफ आता है, कूल मटेरियल नीचे की तरफ सिंक डाउन। और इस यही जो सर्कुलर मूवमेंट होती है, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उनको भी पुश करता है, ठीक है। आई होप आपको कन्वेक्शन करंट थ्योरी भी समझ आ गई होगी, ठीक है। चलो अब आगे मूव करें। चलो नेक्स्ट स्टेप, टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। देखो अब प्लेट बाउंड्रीज की भी टाइप होती है। पहली आती है डाइवर्जेंट बाउंड्री, प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना, कन्वर्ज का मतलब होता है एक दूसरे के पास है ना, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है स्लाइड करके निकल जाना एक दूसरे के, ठीक है। बताती हूँ डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है कि जब जो प्लेट्स होती है ना वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, मतलब कि मूव अवे फ्रॉम, जब जो प्लेट्स होती है ना, जब डाइवर्जेंट, जब प्लेट्स होती है ना वो मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ईच अदर मतलब कि जब डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है कि जो हमारी प्लेट्स होती है ना वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है। और इसका उल्टा कन्वर्जेंट में क्या होता है कि यही जो प्लेट्स होती है ना ये एक दूसरे के पास आती हैं, दूर नहीं जाती हैं। डाइवर्जेंट में क्या होगा, ये एक दूसरे के पास आएंगी, टूवर्ड्स आएंगी, मतलब कि डाइवर्जेंट में प्लेट्स एक दूसरे के, मतलब कि एक दूसरे के पास नहीं आएंगी, एक दूसरे से अलग होंगी। कन्वर्जेंट में ये जो प्लेट्स होती है ये एक दूसरे के पास आती हैं और आपस में टकराती हैं, ठीक है। एक दूसरे के पास आएंगी और टकरा जाएंगी, ठीक है, टकरा जाएंगी। पर डाइवर्जेंट में क्या होता है कि एक इधर जाएगी तो एक इधर जाएगी, मतलब कि डाइवर्जेंट में अलग अलग में जा रही है, ठीक है। और पर कन्वर्जेंट में एक, मतलब कि आपस साथ में आ रही हैं और फिर कोलाइड हो रही हैं, टकरा रही हैं प्लेट, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर। ट्रांसफॉर्म में पता क्या होता है, ये देखो ट्रांसफॉर्म में ऐसा हो कि एक प्लेट ऐसे, ठीक है, और जो दूसरी प्लेट है ना वो इसके एकदम ऐसे ऐसे करके निकल के जा रही है, मतलब कि ना ही वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं ना ही वो एक दूसरे के पास आ रही है, मतलब कि एक दूसरे से आमने सामने निकल रही हैं, मतलब कि ऐसे एक ऐसे तो एक उससे से, मतलब कि उससे ऐसे जा रही है, एक ऐसे दूसरी ऐसे, एक ऐसे तो फिर दूसरी ऐसे, मतलब कि एक दूसरे के आसपास से निकल रही हैं, ना ही वो आपस में जुड़ रही हैं ना ही वो एक दूसरे से लग जा रही हैं, मतलब कि एक दूसरे के पास से जा रही हैं, ठीक है।
ठीक है। डाइवर्जन का मतलब जब वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है। कन्वर्जन का मतलब जब वो एक दूसरे के पास आ रही हैं और टकरा रही हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब कि एक दूसरे के, एक मतलब कि एक ऐसे आ रही है तो दूसरी ऐसे आ रही होगी, ठीक है। मतलब नहीं वो आपस में टकराएंगी और ना ही वो एक दूसरे से दूर जा रही है, मतलब एक दूसरे से स्लाइड पास ईच अदर हो रही हैं, ठीक है। ठीक है, चलो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आपको, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब प्लेट टेक्टोनिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स हमें अर्थक्वेक के बारे में बताता है, ठीक है। हमें वॉल्केनोस के बारे में बताता है, हमें माउंटेन फॉर्मेशन के बारे में बताता है, ओशियन ट्रेंच के फॉर्मेशन के बारे में बताता है प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब आ गया ये क्रस्ट, मेंटल, कोर, जो मैं पीछे बोली जा रही थी कि अर्थ के अंदर कोर होती है, वो गर्म होती है, बोल रही थी ना मैं पीछे। तो अब हम वही पढ़ेंगे। ये लेयर्स होती है अर्थ की, 3 मेन लेयर्स हैं, ठीक है। पहली है क्रस्ट, दूसरी है मेंटल, तीसरी है कोर। ये आगे क्रस्ट, देन मेंटल, देन कोर, ठीक है। अर्थ की 3 मेन लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। ये जो क्रस्ट है, पहले हम पढ़ेंगे क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, मतलब ऊपर वाली लेयर दिख रही है या ऊपर वाली लेयर, इसे हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर को क्रस्ट कहते हैं। सॉलिड आउटर कवरिंग ऑफ द अर्थ, और ये सॉलिड आउटर कवरिंग होती है अर्थ की, ठीक है। इसकी थिकनेस होती है 5 to 40 किलोमीटर तक, ठीक है। थिक अंडर कॉन्टिनेंट, मतलब ये अंडर कॉन्टिनेंट के मतलब कि ये थिकर होती है, ठीक है। और थिनर अंडर ओशन, मतलब कॉन्टिनेंट्स के अंडर ये थिकर होती है और ओशंस के अंदर ये थिनर होती है, ठीक है। मेड ऑफ डिफरेंट रॉक्स, और ये अलग अलग प्रकार की रॉक से बनी होती है, ठीक है। और ये लाइफ को सपोर्ट करता है, और इसमें कॉन्टिनेंट्स आते हैं, आइलैंड्स आते हैं और सीज आती हैं, ठीक है। ठीक है, ये लर्न करने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आगे आ गया मेंटल। मेंटल क्या है? ये क्रस्ट सबसे ऊपर वाली है, ये क्रस्ट से नीचे वाली है, ये देखो ये आ गया ना, क्रस्ट के नीचे मेंटल, ठीक है। मेंटल एवरेज इसकी थिकनेस कितनी है? 2900 किलोमीटर तक, ठीक है। इसकी डेंसिटी इंक्रीज होती रहती है डेप्थ के साथ, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी है वो मुझे याद रखना, डेप्थ के साथ बढ़ती रहेगी, ठीक है। और ये भी आगे फर्दर, मेंटल भी आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक आता है हमारे पास अपर मेंटल, ठीक है, और एक आ जाता है हमारे पास लोअर मेंटल, ठीक है। मेंटल भी आगे फर्दर 2 में डिवाइड है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। मैंने फ्लो चार्ट बना के भी आपको बता दिया। मेंटल भी आगे 2 में डिवाइड है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ठीक है। मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी, अब ये क्या बाउंड्री? मोहरोविसिक डिसकॉन्टिन्यूटी, ये क्या है? ये बाउंड्री होती है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ठीक है। मोहरोविसिक डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है? ये मतलब की बाउंड्री होती है क्रस्ट के बीच में और मेंटल के बीच में, ये बाउंड्री होती है जिसको इन्होंने ये नाम दिया, ठीक है। और ये किसके नाम के बाद पढ़ाई, कोई होगा कोई बंदा वगैरह, एंड्रीजा मोहरोविसिक, उसके नाम पे ये पड़ा, ठीक है। ये बाउंड्री होती है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्रस्ट और मेंटल वाला, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। क्रस्ट, मेंटल, मेंटल फिर से आ गया, हाँ ये दो बार आ गया। चलो कोर पे चलते हैं। ओके सो अब आ गया कोर। कोर होती है इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाली लेयर, ठीक है। इसकी थिकनेस होती है 3500 किलोमीटर, ये डेंसेस्ट लेयर होती है, ठीक है। और इसकी डिविजन्स ये भी 2 में डिवाइड होती है। एक होती है आउटर कोर में, जो मेनली आयरन से बनी होती है, ठीक है, और ये लिक्विड स्टेट में होती है। एक होती है इनर कोर, जो निकल से बनी होती है और आयरन से बनी होती है, और ये सॉलिड होती है क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इसकी वजह से, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? प्रेजेंस ऑफ मेटल हेल्प अर्थ बिहेव लाइक अ जाइंट मैग्नेट। अब इसमें ना मेटल का प्रेजेंस होता है जो कि अर्थ को एक जाइंट, दैट प्रेजेंस ऑफ मेटल हेल्प्स अर्थ बिहेव लाइक अ जाइंट मैग्नेट। इसमें क्या पाया जाता है? मेटल्स पाए जाते हैं जो कि अर्थ को एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने में मदद करते हैं, ठीक है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मेटल्स पाए जाते हैं दैट हेल्प्स अर्थ बिहेव लाइक अ जाइंट मैग्नेट, जो कि अर्थ को हेल्प करते हैं कि वो एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव कर सके, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास एक्सटर्नल प्रोसेसेस। अब ये क्या होते हैं?
मीनिंग क्या होता है इन एक्सटर्नल प्रोसेसेस का, वो हमें पढ़े इंटरनल प्रोसेस, अभी आगे एक्सटर्नल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेचुरल प्रोसेसेस अकरिंग ऑन अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एक्सटर्नल प्रोसेसेस। मतलब कि जो नेचुरल प्रोसेस होती है ना अर्थ सरफेस में, जो नेचर से ही होते हैं, मतलब कि नेचुरल होते हैं, जो अर्थ की सरफेस पे जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं ना, उन्हें हम एक्सटर्नल प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, मास मूवमेंट हो गया, ठीक है, ये नेचुरल ही होते हैं, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस होते हैं ये अर्थ सरफेस में, उन्हें हम एक्सटर्नल प्रोसेसेस कहते हैं, जिसमें वेदरिंग आ गया, इरोजन आ गया, मास मूवमेंट आ गया, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेदरिंग। वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग होती है ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस इन द सेम प्लेस। वेदरिंग होती है रॉक्स का ब्रेक होना, मतलब कि रॉक्स का छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना, बट सेम प्लेस में, ठीक है। रॉक्स का छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना बट सेम प्लेस में, उसे हम वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक मटेरियल अकर। और यहाँ पे जो रॉक टूटती है उनकी कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक मटेरियल नहीं होता, ठीक है। मतलब कि रॉक टूटेंगे छोटे छोटे पीसेस पर एक ही प्लेस पर, यहाँ पे कोई रॉक मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ओहो, छोटा नहीं हो रहा है, इतना ही था क्या ये? इतना ही होगा, चलो, हाँ ठीक है, इतना ही था वेदरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब कौन से फैक्टर्स है कि जो वेदरिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले था टेम्परेचर चेंज, ठीक है। कॉन्टिन्यूस हीटिंग एंड कूलिंग ब्रेक रॉक्स। अभी रॉक्स टूटती कब है पता है ना, कि रॉक्स छोटे छोटे पार्ट्स में टूटती हैं एक ही जगह पे, उसे हम वेदरिंग कहते हैं। अभी रॉक्स टूटती क्यों? मतलब अगर लाइक टेम्परेचर पहले तो आ जाता है, इसका मेन रीज़न है टेम्परेचर चेंज। मतलब कहीं पे कॉन्टिन्यूस हीटिंग रहना या कूलिंग रहना, ये बहुत बड़े कारण है रॉक्स के टूटने का, ठीक है। दूसरा कारण है वाटर। वाटर एंटर क्रैक्स ऑन फ्रीजिंग, वाटर एक्सपैंड, क्रैक्स बिकम वाइडर, रॉक फाइनली ब्रेक। देखो वाटर होता है ना, जो रॉक्स होते हैं ना, इनके क्रैक्स में जब घुस जाए ना, तो क्या होता है कि जब वो वाटर फ्रीज होता है ना, फ्रीज हो जाता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्रीज होने के बाद ना वो वाटर एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। और जब वाटर एक्सपैंड करेगा तो फिर जो क्रैक्स होंगे ना वो और बड़े होते चलेंगे। तो जब वो क्रैक्स बड़े होते चलेंगे तो फाइनली फिर जो रॉक होंगी ना वो टूटने शुरू होंगी, ठीक है। मतलब कि रॉक्स में घुस जाते होंगे, जब पानी उसमें घुस जाएगा ना क्रैक्स में, तो पानी जब फ्रीज हो जाएगा ना, तो उस समय क्या होगा, जो वो जो वाटर होगा ना वो एक्सपैंड होना शुरू, जब वो वाटर एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा तो फिर जिस क्रैक के अंदर वो वाटर गया होगा तो वो भी बड़ा होना शुरू हो जाएगा। जब क्रैक बड़ा होना शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो रॉक होगी, वो तो टूटेगी टूटेगी, ठीक है ना। तो वाटर बहुत बड़ा कारण है। थर्ड है विंड। विंड, सैंड कैरिड बाय विंड्स एक्ट लाइक अ सैंड पेपर। अब जो विंड होती है ना, हवाई हवा जो सैंड कैरी करके लाती है ना, एक सैंड पेपर की तरह काम करता है। ग्रेजुअली वेयर्स डाउन रॉक, और ये बहुत बड़ा कारण है रॉक्स को तोड़ने में, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट्स। प्लांट्स कैसे कर सकते हैं? रूट्स एंटर क्रैक्स, क्रैक्स वाइडर एंड रॉक्स ब्रेक। ये जो रूट्स होती है ना प्लांट्स की, ये भी क्रैक में घुस जाती है, और ये जब क्रैक्स में घुस जाएंगी ना तो फिर जो क्रैक होंगे वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो रॉक्स हैं वो तो ब्रेक होंगी। नेक्स्ट है एनिमल्स और ह्यूमन भी करते हैं, मतलब कि हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है ना कुछ, वो भी रॉक्स को ब्रेक करने में काफ़ी वो करती हैं, मतलब कि इसमें सहयोग देती हैं, ठीक है, रॉक को ब्रेक करने में, ठीक है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेदरिंग। हम वेदरिंग के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट टाइप आता है फिजिकल वेदरिंग। अब ये फिजिकल वेदरिंग क्या होती है? इसमें क्या होता है कि रॉक्स तो टूटती हैं बट विदाउट एनी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। मतलब कि रॉक्स तो टूट जाएंगी बट केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो, आपको ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा ईजीली समझ आएगा। मतलब कि देखो, सबसे पहले इन्होंने एग्जांपल दिया एक्सफोलिएशन की। देखो क्या होता है, डे टाइम पे क्या होता है कि जो रॉक्स होती है ना, मतलब कि डे टाइम में जो रॉक्स होती है ना, डे टाइम में जो रॉक्स होती है ना, वो क्या हो जाती हैं, वो हॉट हो जाती हैं, ठीक है। और हॉट होने की वजह से ना वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है जो रॉक होती हैं, ठीक है। बट नाइट टाइम में क्या होता है, डे टाइम में तो वो हॉट होके एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है, बट नाइट टाइम में क्या होता है कि ये जो रॉक्स होती है ना ये कूल हो जाती है, ठीक है। और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, मतलब उल्टा होना शुरू, डे टाइम में हॉट होकर एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है, नाइट टाइम में यही रॉक्स कूल होकर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है।
और ऐसे ही होते होते ना कुछ आफ्टर मैनी ईयर्स ऐसे मतलब कि होते होते काफ़ी साल बाद क्या होता है कि जो रॉक की जो आउटर लेयर होती है ना वो पील ऑफ हो जाती है। जो रॉक की जो आउटर लेयर होती है ना, आउटर लेयर होती है वो क्या हो जाती है, पील ऑफ हो जाती है, मतलब उतर जाती है, आउटर लेयर उतरने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो इसका क्या रिजल्ट होता है कि जो रॉक के ऊपर जो थिन लेयर होती है वो तो पील ऑफ हो जाती है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो रॉक होती है ना वो राउंडेड हो जाती है, जो रॉक होती है ना वो राउंडेड हो जाती है, ठीक है। और रॉक फिर स्मॉलर दिखना शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो अब आउटर लेयर थी वो तो हट गई ना, पील ऑफ होगी, जिसकी वजह से रॉक की शेप थोड़ी सी राउंडेड हो जाती है, फिर वो स्मॉलर दिखना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर से समझ लो डे टाइम में क्या होता है, रॉक हॉट हो जाती है और फिर वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। रात के टाइम पे वही रॉक कूल होती है और फिर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती है। और ऐसे ही होते होते ना कुछ सालों बाद क्या होता है कि जो रॉक की जो आउटर लेयर होती है ना वो पील ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से जो रॉक की शेप है ना वो राउंड हो जाती है और रॉक ना स्मॉलर दिखने शुरू हो जाती है, ठीक है। पहले तो यही है फिजिकल मतलब कि पहले तो इसकी एग्जांपल ये, इसमें भी क्या हुआ कि रॉक टूटी बट कोई उसके कोई केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया। रॉक तो टूट गई बट उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको ये एग्जाम्पल नहीं समझाई तो मैं आपको एक अनियन की एग्जाम्पल देती हूँ। मतलब कि जैसे लाइक अनियन, जैसे अनियन होता है, प्याज होता है, हम उसको छीलते हैं ना, उसको खाने से पहले हम उसके आउटर लेयर, कुछ कितनी लेयर होते हैं ना, तो वैसे उन्होंने बोला कि जैसे जैसे ऑनियन है, जैसे मैंने आपको बताया अनियन, अनियन के ऊपर कितनी लेयर्स होती हैं ना, उसको उतारने में भी कितना टाइम लगता है, पहली जैसे 3-4 तो होती हैं ना। तो वैसे ही इसकी भी एग्जांपल है कि जो थिन आउटर लेयर होती है ना रॉक की, मतलब कि वो हट जाती है, जिसकी वजह से जो रॉक होती है ना वो राउंड दिखने शुरू हो जाती है, फिर स्मॉलर दिखने, जैसे जब हम अनियन का वो सारा पील ऑफ कर देते फिर वो है ना ऐसे दिखता है, ऐसे साफ वो दिखता है एकदम ऐसे राउंड, और फिर राउंड क्या तो नहीं, हाँ जैसे राउंड दिखता है ना, और फिर थोड़ा बहुत वो छोटा छोटा भी दिखने शुरू हो जाता है ना। तो वैसे सेम रॉक के साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल दी है इन्होंने फ्रॉस्ट टेक्सचर। फ्रॉस्ट टेक्सचर क्या होता है, जब जो वाटर है ना वो क्रैक्स के अंदर एंटर करता है ना, ये तो मैंने आपको पहले भी दी थी एग्जांपल कि जो वाटर है वो जब क्रैक्स के अंदर एंटर करता है ना, तो फिर जब वो वाटर फ्रीज होता है ना तो वो क्रैक्स बड़े होते हैं। ऑब्वियसली जब क्रैक्स बड़े होंगे तो वाटर जब आइस में फ्रीज हो जाता है तो आइस वो जो वाटर आइस आइस एक्सपैंड करेगी ना, मतलब वो वाटर एक्सपैंड करेगा। जब वो वाटर एक्सपैंड करेगा जो क्रैक्स हैं वो भी तो बड़े होने शुरू हो जाएंगे ना, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली फिर रॉक भी तो टूटने शुरू हो जाएगी ना, है ना। हाँ ठीक है, तो यही एग्जाम्पल, इसकी वजह से क्या हो गया कि जो हाँ कि ये इसकी एग्जाम्पल आप ये देखो, आपने बॉटल ले लो, पानी की बॉटल ले लो प्लास्टिक की, आप ना उसमें पानी को फ्रीज करके रख दो, ठीक है, वो भी क्या पता टूटना शुरू कर जाए, ठीक है। तो वैसे ही सेम एग्जाम्पल उसकी है, ये रॉक की दी मैंने आपको, ठीक है। आई होप आपको फिजिकल वेदरिंग समझ आ गई होगी। ये एक्सपोलिएशन, फ्रॉस्ट एक्शन, एक्सपोलेशन का मतलब कि जो आउटर लेयर है, ठीक है, वो पील ऑफ हो गई है, ठीक है। और फ्रॉस्ट एक्शन, ये पानी घुस गया क्रैक में, क्रैक बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर रॉक तो टूटेगी टूटेगी, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे केमिकल गैदरिंग, ठीक है। अब क्या हो रहा था कि हाँ, उसमें क्या हो रहा था कि रॉक्स टूट रही थी बट जो रॉक्स की जो कौन सी कंपोजिशन थी, हाँ, रॉक की जो विदाउट चेंज इन एनी केमिकल कंपोजिशन की जो रॉक्स थी वो टूट रही थी। इसमें क्या क्या किसमें क्या हो रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन है ना वो चेंज कर रही है रॉक की कंपोजिशन को, ठीक है। इस केमिकल, इसका तो नाम ही केमिकल गैदरिंग है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो केमिकल रिएक्शंस है ना वो मतलब कि जो रॉक्स हैं वो टूट रही हैं ड्यू टू केमिकल रिएक्शन की वजह से, पर उसमें ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। इसमें मतलब कि जो उसमें केमिकल कंपोजिशन ही ना चेंज हो रही थी फिजिकल वेदरिंग में, इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है। उसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही थी, इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या है, इससे क्या बनते हैं, इससे एक रॉक कैविटीज बनती है, सिंक होल्स बनते हैं, केव्स बनती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दी है इसकी, लाइक एग्जाम्पल डिसोल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन, रॉक सॉल्ट, सैंड। तो मैं आपको समझाती हूँ क्या। देखो ये हैपन कैसे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये होता है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से रॉक चेंज होने शुरू हो जाते हैं, मतलब कि जो रॉक की जो मतलब कि केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है, इसमें सिंपल सा ये फंडा है, ठीक है। अभी होता क्यों है, देखो जो रेन वाटर होता है ना, रेन वाटर क्या होता है कि वो मिक्स करता है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के साथ एयर में, और वो ना वो वीक एसिड बनाता है। जैसे जो रेन वाटर है ना, रेन वाटर होता है ना जो हमारा, वो जब पड़ता है ना वो मिक्स विद डिफरेंट गैसेस, विद गैसेस इन द एयर। रेन वाटर ना जो गैसेस होती है ना अलग अलग एयर में उनके साथ मिक्स हो जाता है,
और मिक्स होने के बाद वो क्या बनाता है, फॉर्म्स वीक एसिड। मिक्स होने के बाद वो वीक एसिड बनाता है। जो रेन वाटर होता है ना, वो अर्थ मतलब कि जो एयर में जो गैसेज होती है ना उनके साथ मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद वो वीक एसिड बनाता है, ठीक है। और ये जो वीक एसिड बनते हैं ना, ये रॉक के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर स्लोली उनको डिजोल्व करने शुरू कर देते हैं। ये जो वीक एसिड बने ना, एक मिनट मेरे को वो छोटा करने दो, लिखा नहीं जा रहा मेरे से, हो नहीं रहा ये छोटा, क्या यार ये, हाँ चलो ऐसे समझ लो। देखो मैंने बताया ना, रेन वाटर गैसेस के साथ मिक्स करता है एयर में, फिर वो वीक एसिड बनाता है। और फिर ये जो वीक एसिड्स होते हैं ना, ये वीक एसिड क्या बनाते हैं, ये वीक एसिड रिएक्ट करते हैं विद रॉक्स के साथ। ये वीक एसिड्स रॉक्स के साथ रिएक्ट करते हैं एंड स्लोली फिर रॉक्स को ये डिजोल्व कर देते हैं। हुई ना इसमें भी रॉक ब्रेक, है ना, ठीक है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। अब ये से इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिए ना, ये तो पहले तो मैंने आपको ये बता दिया होता है, क्योंकि जो रेन वाटर होता है वो अलग अलग गैसेस के साथ मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद वो वीक एसिड बनाता है, और ये जो वीक एसिड होता है ये रिएक्ट करता है रॉक के साथ और फिर उनको स्लोली ये डिजोल्व कर देता है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए जैसे डिजोल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन, रॉक सैंड। अब ये क्या है, जैसे देखा कि जो लाइमस्टोन का रॉक होता है ना, कि जो लाइमस्टोन का रॉक हो ना, ये डिजोल्व हो जाएगा जब रेन वाटर इसके साथ रिएक्ट होगा। और जो लाइक ये जो रॉक सॉल्ट है ये भी लाइक डिजोल्व हो जाएगा वाटर में, ठीक है। और ठीक है, तो यही एग्जांपल दिए इन्होंने, ठीक है। मतलब कि जो लाइमस्टोन है, अगर इसको रेन वाटर पड़े, मतलब कि रेन ये डिजोल्व हो जाएगा अगर ये रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके, वैसे रॉक स्टोन वैसे सैंडस्टोन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या बनता है, इसकी वजह से रॉक कैविटीज़ बनती हैं, मतलब कि सिंक होल्स बनते हैं, ठीक है। रॉक कैविटीज होती हैं होलो स्पेसिस, मतलब कि कुछ स्पेस होती हैं, होलो स्पेस होती हैं रॉक में, उन्हें हम रॉक कैविटी कहते हैं। सिंक होल्स होते हैं होल्स फॉर्म्ड व्हेन अंडरग्राउंड रॉक डिजोल्व। सिंक होल्स तब बनते हैं कि जब अंडरग्राउंड जो रॉक होती है ना वो डिजोल्व हो, तो उनसे सिंक होल बनते हैं, ठीक है। फिर केव्स जैसे गुफाएं, लार्ज अंडरग्राउंड चैम्बर्स वगैरह, ठीक है, वैसे, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे है लास्ट इसका बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब ये बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स बाय प्लांट एनिमल ह्यूमन। इसमें क्या होता है कि रॉक्स तो टूट रही हैं बट कौन तोड़ रहा है उनको, प्लांट्स तोड़ रहे हैं, एनिमल्स तोड़ रहे हैं और ह्यूमंस तोड़ रहे हैं। अब इनकी एग्जांपल क्या है, तो प्लांट रूट ब्रेकिंग रॉक की, जो प्लांट की रूट है वो ब्रेक कर रही है रॉक। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो रूट है वो क्रैक में घुसती हैं, क्रैक बड़ा हो जाता है फिर रॉक्स टूट जाते हैं, तो वैसे वाला, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड फ्रॉम रूट, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं रूट में वो भी इसको वो करती है, मतलब कि ब्रेक करती है रॉक को। बोरोइंग एनिमल्स, देन ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब कि सारी चीज़ें ये मतलब कि उसमें लाइक मतलब कि रॉक तोड़ने में वो करती है काम, करती हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो है ना, ये तो आपको समझ आ गया कि ऑर्गेनिक, ये रूट वाला मैंने पहले भी, ये बोरोइंग एनिमल का मतलब है कि जो एनिमल होते हैं ना वो खोदते हैं, बोरो जो टनल खोदते हैं एनिमल, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल और रॉक्स होती है ना वो लूज होने शुरू हो जाती हैं। जब एनिमल्स होते हैं ना वो ना मतलब कि बोरो तो टनल्स, एनिमल्स क्या करते हैं कि एनिमल ना मतलब कि खोदते रहते हैं टनल्स को, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल और जो रॉक होती है ना वो थोड़ी लूज होने शुरू हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से रैबिट हो गए, रैट हो गए, अर्थवॉर्म होंगे ना, ये करते हैं मतलब कि डिग करते रहते हैं, खोदते रहते हैं, तो उसकी वजह से सॉइल और रॉक होती है थोड़ी ना ऐसे लूज पड़ जाती है, जिसकी वजह से रॉक और सॉइल ना वो थोड़ी लूज होगी, ठीक है। तो हाँ फिर वो लाइक टूटना वगैरह शुरू कर देते हैं रॉक, ठीक है। और ह्यूमन की वजह से कैसे होता है, जैसे ह्यूमन्स आजकल माइनिंग कर रहे हैं, फिर रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो सारी एक्टिविटी है ना ये रॉक को तोड़ने में वो कर रही हैं, ठीक है, ये रॉक को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ रही हैं, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, इरोजन पे। इरोजन क्या होता है, इरोजन होता है रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें क्या होता है कि इरोजन क्या होता है कि जब रिमूव होता है और ट्रांसपोर्ट होता है वेदर मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, उसे हम इरोजन कहते हैं, ठीक है। जब एक जगह से दूसरी जगह पर जो वेदर मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो उसे हम इरोजन कहते हैं। मतलब कि जैसे मान लो कि वैदरिंग में क्या हो रहा था कि जो रॉक है, ठीक है, वैदरिंग में क्या था कि रॉक स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो रही थी, ठीक है, वैदरिंग में ऐसे हो रहा था। अब क्या होगा,
बट वेदरिंग में क्या था कि ये एक ही जगह पे रह रही थी, ये कहीं मूव नहीं कर रही थी टूट के, ये एक ही जगह पे टिक रही थी। बट इरोजन में क्या होगा, ये जो ब्रोकन, ये जो पीसेस टूटे हैं रोक के, ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, किसके जरिए, विंड के जरिए, हवा के जरिए, मतलब कि उसकी जगह विंड वाटर के जरिए, ठीक है, ग्लेशियर्स के जरिए, ठीक है, या सी वेव्स के जरिए, ठीक है। वेदरिंग में क्या हो रहा था, रॉक्स टूट तो रही हैं स्मॉलर पीसेस में, बट वो एक ही जगह पे रह रही हैं। बट इरोजन में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें इरोड होती हैं, मतलब कि ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगी, जो रॉक टूटे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगी, किसके थ्रू, विंड के जरिए, वाटर के जरिए, ग्लेशियर के जरिए, सी वेव्स के जरिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे इरोड होगी, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगी, जो जो चीज़ वेदरिंग में नहीं हो रही थी, कि मतलब कि टूट तो रही थी रॉक पर, वो एक ही जगह पे टिक रही थी, पर इरोजन में वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, सी वेव्स के थ्रू, विंड के थ्रू, ठीक है। ये जैसे लिखा है रिवर, रेन वाटर, ग्लेशियर, सी वेव्स, विंड, ठीक है, मैंने आपको बता दिया सारा, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। ये पढ़ लिया हमने, हाँ चलो आगे मूव करते हैं। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, इसके इरोजन के, कंटिन्यू फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, चेंजेस माउंटेन, हिल्स, प्लेटूज, प्लेन, मतलब कि माउंटेन, हिल्स, प्लेटू, इन सबको चेंज कर देते हैं, ठीक है, अगर ये बड़े सालों तक, मतलब कि मिलियन ऑफ ईयर तक के रहे, ऐसे होते रहे तो। एग्जाम्पल, द हिमालय स्टैंड वेयर द एंशियंट टेथेस सी वंस, आपको पता है जहाँ पे आज हमारा हिमालय ना, वहाँ पे एंशियंट टाइप पे एक सी थी, टेथेस सी, वो थी पहले, अब उसका कोई नामो निशान नहीं। तो हिमालय आज वहाँ पे खड़ा है जहाँ पे एक टाइम पे 33 सी हुआ करती थी, अब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मास मूवमेंट। अब ये मास मूवमेंट क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक एंड सॉइल ड्यू टू ग्रेविटी। मास मूवमेंट होता है कि जब ये रॉक और सॉइल की ना डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मूव, जब रॉक और सॉइल नीचे की तरफ मूव होने लग पड़े ना ग्रेविटी की वजह से, तो उसे हम मास मूवमेंट कहते हैं। मतलब कि जब रॉक और सॉइल नीचे की तरफ मूव करने लग पड़े ना ग्रेविटी की वजह से, तो उसे हम मास मूवमेंट कहते हैं। ये कहाँ में कॉमन है, ये उत्तराखंड में कॉमन है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और इसके हजार्ड्स कैसे क्या होता है, इससे लाइफ का बड़ा लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ठीक है, लोगों की, ठीक है। मतलब जब रॉक और सॉइल नीचे की तरफ मूव करने शुरू हो जाते हैं ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, तो उसे हम मास मूवमेंट कहते हैं। और इसकी वजह से मतलब कि लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, उनके घर बर्बाद कर देता है, ठीक है, इतना मतलब कि वो है, मतलब कि जैसे मान लो कि आप किसी हिल में, एग्जांपल देती हूँ उसकी, मान लो कि आप ना किसी हिल पे खड़े हो, ठीक है, और क्या होगा, आप किसी हिल पे खड़े हो, वहाँ पे मतलब कि बड़े समय तक ना बड़ी ज़्यादा बारिश हुई है, तो अब क्या होगा, उस हिल पे बड़े समय तक ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ की जो सॉइल होगी ना वो लूज़ हो जाएगी। अब जो वहाँ की सॉइल होगी जब वो लूज़ हो जाएगी ना, तो वहाँ की जो रॉक होगी ना वो अनस्टेबल हो जाएगी, पहले जो स्टेबल थी ना वो हैवी बारिश की वजह से वो अनस्टेबल हो जाएगी, और जब वो अनस्टेबल हो जाएगी ना तो वो जो ग्रेविटी होगी ना तो वो उसको नीचे की तरफ खींचेगी, तो फिर ना वो नीचे की तरफ धंसने शुरू हो जाएगी, उसे हम मास मूवमेंट कहते हैं। मतलब कि जैसे आप किसी हिल पे खड़े हो, ठीक है, उस हिल पे काफ़ी समय तक हैवी रेन हुई हो, ठीक है, तो क्या होगा, अब हैवी रेन के बाद ना वो धीरे धीरे ना वो वहाँ की जो सॉइल होगी ना वो लूज होने शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ की जो रॉक्स होंगी ना वो अनस्टेबल होने शुरू हो जाएंगी। तो अब इसी कारण जो ग्रेविटी होगी ना अब वो उसको नीचे खींचना शुरू कर देगी, तो उसे हम मास मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसकी भी कुछ टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट आपने सुनी भी होंगी। सबसे लैंडस्लाइड, ड्राई सॉइल एंड रॉक्स मूव डाउन स्टीप, मतलब कि जो ड्राई सॉइल और जो रॉक होती हैं वो मूव डाउन करती हैं स्टीप स्लोप पे, मतलब कि नीचे की तरफ आती हैं स्टीप स्लोप पे, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थ फ्लो, क्ले एंड सिल्ट मिक्सड विद वाटर मूव डाउन जेंटल स्लोप। मतलब कि क्ले और जो सिल्ट जो वाटर के साथ मिक्स होती है वो नीचे की तरफ आती है जेंटल स्लोप पे, ठीक है। नेक्स्ट है मड फ्लो। मड फ्लो कहता है वाटर सैचुरेटेड मड एंड डेब्रीज मूव रैपिडली डाउन चैनल ऑन दिस स्टीप, मतलब जो वाटर सैचुरेटेड जो मड होगी और जो डेब्रीज होंगी वो रैपिडली नीचे की तरफ आती हैं ऑन स्टीप स्लोप्स, ठीक है। ये पढ़ लेना, आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। जो समझाने वाला था मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करा, ठीक है। चलो अब हमारा एक टॉपिक आ जाता है डेन्यूडेशन। चलो अब डेन्यूडेशन पढ़ते हैं, 1 मिनट वेट करना। हाँ सो चलो अब ये डेन्यूडेशन क्या होता है, processes that wear away and reshape the earth surface, main agent river, rain water, ice और glacier, sea waves, wind। अब ये डेन्यूडेशन क्या होती है, डेन्यूडेशन होता है wearing away and lowering of the earth surface by natural agent।
मतलब कि डेन्यूडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस की वजह से हमारे जो माउंटेन्स होते हैं, जो हिल्स होती हैं, जो रॉक्स होते हैं ना, वो टूटने शुरू हो जाते हैं, मतलब कि टूटते हैं और फिर वो मतलब कि टूटने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जिसकी वजह से एक प्रोसेस होता है। अगर ये वाली डेफिनेशन समझनी ना आए तो मैं यहाँ पे लिखवाती हूँ, ये लिख लो, प्रोसेस बाय विच माउंटेन्स। ये एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमारे जो माउंटेन्स होते हैं, हमारी जो हिल्स होती हैं, हमारे जो रॉक्स होते हैं ना, वो टूटने, मतलब कि वो ग्रेजुअली ब्रोकन डाउन होते हैं। मतलब कि ये क्या बन गया, इतना बड़ा हो, वो टूटने शुरू हो जाते हैं, आर ग्रेजुअली ब्रोकन डाउन, ये टूटने शुरू कर देते हैं और फिर वो वहाँ से हट जाते हैं, कैरिड अवे, ठीक है, कैरिड अवे, ठीक है। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारे जो हिल्स, रॉक्स, ये टूटने शुरू हो जाते हैं और फिर बाद में वहाँ से हट जाते हैं, ठीक है। अब इसके मेन एजेंट्स कौन से होते हैं, रिवर हो गया, रेन वाटर, ये उनको तोड़ने में मदद करता है। कैसे, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखो एग्जाम्पल होता है, इमेजिन कि एक माउंटेन है, ठीक है, मान लो कि एक माउंटेन है, ठीक है। अब उस माउंटेन के ऊपर ना बारिश पड़ रही है, ठीक है। अब बारिश क्या होगी, मतलब कि बारिश उसके ऊपर पड़ रही है, रेन फॉल ऑन इट, ठीक है। अब क्या होगा कि जो रिवर होंगी ना, वो कैरी अवे करेंगी रॉक पार्टिकल्स को, ठीक है। जो विंड होगी वो लाइक उसके ऊपर से जो डस्ट, विंड ब्लोज अवे डस्ट, ठीक है। जो विंड होगी मतलब कि वो ब्लो करेगी डस्ट को, ठीक है। और जो ग्लेशियर होंगे ना, वो रॉक्स को काटेंगे, ठीक है। और इसी वजह से क्या होगा कि जो स्लोली वो जो माउंटेन होगा ना, वो स्मॉलर होना शुरू हो जाएगा। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम डेन्यूडेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि डेन्यूडेशन होता कैसे। मान लो कि किसी रिवर के ऊपर मतलब कि किसी माउंटेन के ऊपर बड़ी बारिश पड़ रही है, तब हो जाएगा। कोई जो रिवर्स हैं, जब वो रॉक पार्टिकल्स को कैरी अवे करेंगे अपने साथ, तब डेन्यूडेशन होगी। जब विंड उसके ऊपर से ब्लो करेगी, तब हो सकती ग्लेशियर स्क्रैप करेंगे जब रोको तब। देखो इजी वे में, देखो इजी समझाती हूँ मैं। मान लो एक माउंटेन है, ठीक है। एक माउंटेन एक जगह पे खड़ा है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर लगातार उसके ऊपर बारिश पड़ रही है, ठीक है, और लगातार उसके ऊपर से विंड ब्लो हो रही है, विंड ब्लो हो रही है उसके ऊपर से, और मतलब कि वहाँ से ही मतलब कि रिवर भी फ्लो हो रही है, मतलब कि जो आइस ग्लेशियर्स वगैरह वो उसके दे मूव ओवर ही, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से क्या होगा कि वो जो माउंटेन होगा ना, वो धीरे धीरे मतलब कि टूटना शुरू हो जाएगा और मतलब कि स्क्रैप होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो वो जैसे जैसे वो टूटना शुरू होगा, वो छोटा दिखना शुरू हो जाएगा। और जो फिर जिसके ऊपर वो माउंटेन होगा ना, वो जो लैंड होगी ना, वो भी थोड़ी लोअर दिखना शुरू हो जाएगी, वो लोअर हो जाएगी। और इस पूरे प्रोसेस को हम डेन्यूडेशन कहते हैं, ठीक है। कि जिसमें हमारे जो ये माउंटेन्स होंगे, हिल्स होंगे, रॉक्स होगी, ये मतलब कि ब्रोक डाउन हो जाते हैं और फिर ये कैरिड अवे हो जाते हैं उस जगह से। मतलब कि कैसे कि अगर कोई माउंटेन है, उसके ऊपर लगातार बारिश पड़ रही है, उसके ऊपर से विंड ब्लो हो रही है, रिवर निकल रही है, आइस ग्लेशियर मूव मतलब कि मूव वगैरह कर रहे हैं, तो वो स्लोली स्लोली वो टूटने शुरू कर देगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये सारा मैंने अभी आपको समझा दिया, ये ग्लेशियर्स, ठीक है। हाँ, वर्क ऑफ डिफरेंट, जैसे रिवर कैरी ब्रोकन रॉक फ्रॉम माउंटेन टू प्लेन फ्रॉम वैलीज एंड जॉर्ज। देखो रिवर्स होते ही क्या करता है कि जो ब्रोकन रॉक्स होती हैं उनको फ्रॉम माउंटेन्स टू रॉक, उनको प्लेन तक, ये जो ब्रोकन रॉक्स होती है ना माउंटेन्स पे, वो उनको प्लेन्स तक लेके जाते हैं, जो कि फिर बाद में वैलीज और जॉर्जिस बनाते हैं, ठीक है। और जो रेन वाटर होते हैं वो कहते हैं सीप्स अंडरग्राउंड करते हैं, फिर वो स्प्रिंग्स क्रिएट करते हैं, केव्स बनाते हैं और कुछ और अदर लैंडफॉर्म्स बनाना शुरू कर देते हैं। ग्लेशियर्स हो गए, ये मूविंग मासेस ऑफ आइस होती हैं, ठीक है। और ये यू शेप्ड वैली बनाते हैं और ये रिवर्स को भी बर्थ देते हैं जब वो मेल्ट होने शुरू हो जाती है, ठीक है। ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं तो लाइक वो रिवर को बर्थ देता है, मतलब कि वो रिवर ही बन जाती है फिर जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ठीक है। वो आइस के बड़े बड़े पहाड़ ही तो होते हैं, ऐसे ऐसे करके होते हैं ना आइस के बड़े बड़े पहाड़, ठीक है, उन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट सारा, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। इसको एक बार अपनी एनसीईआरटी से भी रीड कर देना प्लीज, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे मूव करते हैं। 1 मिनट वेट करना, मैं पानी पी लेती हूँ, मेरा गला सूख गया अब तो। और अगर किसी को भी इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मांग सकते हो, अब तो मैं नोट्स से पढ़ा रही हूँ।
और अगर ये तो मैं चलो फिर भी बड़े वाले नोट्स है ना, अगर किसी को लाइक शॉर्ट रिवीजन के लिए लाइक कलरफुल वाले नोट्स चाहिए ना, मतलब कि ऐसे अच्छे वाले लाइक थोड़े अट्रैक्टिव नोट्स है कलरफुल टाइप, ये भी दे दूँगी ये, क्योंकि ये पढ़ना तो ज़रूरी है ना, क्योंकि इसमें मतलब कि ऑल ओवर पूरे चैप्टर की इसमें एक्सप्लेनेशन है कि बट किसी को अगर रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स चाहिए कलरफुल वाले अट्रैक्टिव, मतलब पूरे मतलब ज़्यादा डेकोरेट नहीं, यहाँ पर अच्छे सुंदर वाले नोट्स चाहिए ना, कि जो बल्कि जो आपका पूरा चैप्टर ऐसे 5-6 पेजों में एक्सप्लेन कर दे, या 3-4 पेजों में एक्सप्लेन कर, तो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको मांग सकते हो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। बस मेरे को लिख देना कि आपको कौन से नोट्स चाहिए, डिटेल वाले चाहिए या आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, ठीक है, आपको रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स चाहिए, फिर मैं आप मेरे को बनाने में भी तो टाइम लगेगा ना उनको, ठीक है, ये तो जल्दी जल्दी बन जाते हैं, ठीक है, तो उनमें टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें मेरे को फिर अच्छा सा लिख, उसमें अच्छा मेरे को डालना पड़ेगा, उसको फिर मेरे को कैसे पूरे एक चैप्टर को 4-5 पेजों में डालना है, तो वो भी मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कोई चीज़ स्किप ना हो, ठीक है। तो अगर आप मेरे को लिखोगे मैसेज तो फिर मैं आपको 2-3 दिन के अंदर भेज दूँगी, अगर आपको जल्दी चाहिए होंगे तो मेरे को जल्दी मैसेज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है सी वेव, ये भी इसका ही पार्ट है, लाइक है ना, डिफरेंट एजेंट्स, रिवर्स पढ़ लिया, रेन वाटर पढ़ लिया, ग्लेशियर्स पढ़ रही है, अब सी वेव्स भी इसके अंदर उसका ही वो पार्ट है। सी वेव क्या कॉज करता है, इरोजन कॉज करता है और डिपोजिशन भी कॉज करता है, लॉन्ग कोस्ट। और विंड क्या, ये इंपॉर्टेंट होती है डेजर्ट में, रिमूव सैंड और डस्ट पार्टिकल को ये रिमूव करती है, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा रोल ऑफ ह्यूमंस इन चेंजिंग लैंड सरफेस। अब ह्यूमंस का क्या रोल रहा है लैंड सरफेस को चेंज करने में। सबसे पहले ह्यूमन लोगों ने भी लैंड को डिग्रेड करा, कैसे करा है, सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन करके, कटिंग ट्रीज टर्न लैंड इनटू वेस्ट लैंड करके, लोग कितने ज़्यादा पेड़ पौधे काट रहे हैं, जो कि जो लैंड है उसको वेस्ट लैंड में कन्वर्ट करे जा रहा है, ठीक है। अनप्लान कंस्ट्रक्शन डैमेजेस सराउंडिंग लैंड, मतलब कि मतलब कि बिना किसी प्लान के कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, जो सराउंडिंग लैंड है उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहा है कंस्ट्रक्शन के आसपास वाला लैंड। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट पोल्यूट एंड डिग्रेड, जो इंडस्ट्री का वेस्ट होता है ऐसे फेंक देना, वो भी पोल्यूट और डिग्रेड कर रहा है हमारे लैंड को। डंपिंग सिटी वेस्ट लीड टू लैंड डिग्रेडेशन, मतलब कि जो सिटी का वेस्ट होता है उसको ऐसे फेंक देना, वो भी लैंड डिग्रेडेशन में वो कर रहा है, सहयोग दे रहा है अपना, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर एज एन एजेंट ऑफ इरोजन। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवर एज एन एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, ठीक है। देखो जब रिवर कहीं से भी पास होती है ना, तो वो 3 स्टेजेस से गुजरती है, ठीक है। अब हम उन्हीं स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। पहला आता है अपर कोर्स जिसे हम माउंटेन स्टेज भी कहते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये स्टीप स्लोप होती है, यहाँ पे फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है, स्ट्रॉन्ग इरोजन होती है, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बनता है जॉर्ज। ये एक नैरो वैली होती है जिसकी स्टीप साइड्स होती है, सारी मैं आपको पिक्चर्स आगे दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, आपको पिक्चर के साथ में सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है वी शेप्ड वैली भी बनती है, जो कि बनती है रिवर इरोजन की वजह से। फिर तीसरा आ जाता है वाटरफॉल। वाटरफॉल बनता है सडन वर्टिकल ड्रॉप ऑफ वाटर। देखो वाटरफॉल कैसे बनता है कि जब जो रिवर होती है ना वो हार्ड और जो सॉफ्ट रॉक से वो गुजरती है ना, फ्लो होती है ना, तो क्या होता है कि जो सॉफ्ट रॉक होती है ना वो हार्ड रॉक से ज़्यादा जल्दी इरोड हो जाती है, और ना फिर वो इरोड होके ना सॉफ्ट रॉक एक ना वो स्टीप ड्रॉप बना देती है, जिसके ऊपर क्या होता है ओवर विच वाटर फॉल्स, और उसके ऊपर क्या होता है वाटर पड़ता रहता है फिर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे लिख देती हूँ कि वाटरफॉल। देखो ये जो जॉर्ज वी शेप्ड वैली, इसका तो चलो पता तो होना चाहिए, बट वाटरफॉल मतलब कि हम ऐसे देखते हैं, हम कितना कॉमन है, तो ये आपको पता भी होना चाहिए वाटरफॉल कैसे बनता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। वाटरफॉल क्या बनता है, देखो जो होती है ना सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो ज़्यादा जल्दी इरोड कर जाती हैं। जो सॉफ्ट रॉक होती है ना वो ज़्यादा जल्दी इरोड कर दे, मतलब कि जब रिवर हार्ड और सॉफ्ट रॉक के ऊपर से फ्लो करती है ना, तो जो सॉफ्ट रॉक होती है ना वो ज़्यादा जल्दी इरोड हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो ना फिर एक ना स्टीप ड्रॉप फॉर्म कर देती है, एक स्टीप ड्रॉप फॉर्म कर देती है, ठीक है, ठीक है। और फिर वो एक बना देती है वाटरफॉल, फिर उसके ऊपर क्या करता है वाटरफॉल, वाटर उसके ऊपर गिरता है, और फिर वो मिलकर क्या बना देता है वाटरफॉल, ठीक है। और मिलकर वो क्या बना देता है वाटरफॉल।
जब फिर से सुन लो ध्यान से, जब जो पानी है वो सॉफ्ट और हार्ड रॉक्स के ऊपर गिरता है ना, तो जो सॉफ्ट रॉक होती है ना वो ज़्यादा जल्दी इरोड हो जाती है। तो इरोड होने के बाद ना वो एक स्टीप ड्रॉप फॉर्म बना देता है, ठीक है, और जिसके ऊपर वाटर गिरता रहता है, और फिर गिरते गिरते फिर वो एक वाटर फॉल बना देता है, ठीक है। फिर आ जाता है रैपिड फास्ट फ्लोइंग वाटर ओवर रॉक बेड्स के ऊपर। जब फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है उसकी वजह से बनता है कैस्केड, ये सीरीज होती है स्मॉल रैपिड्स की, ठीक है। नेक्स्ट है मेन वर्क इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। मेन काम होता है इनका इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ओके, चलो ये सारी मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ कौन कौन सी, जॉर्ज, वी शेप्ड वैली, रैपिड्स, कैस्केड, ठीक है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है इसका मिडल कोर्स, ठीक है। मिडिल कोर्स के फीचर क्या होता है, स्लोप होती है वो जेंटल होती है, रिवर थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, पहले ज़्यादा तेज़ी से चलती है फिर थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। ये नेविगेशन के लिए, इरीगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, यहाँ पे बनते हैं फ्लड प्लेन की, फ्लड प्लेन फ्लैट और फर्टाइल एरिया होता है जो कि डिपॉजिट सेडिमेंट से बनते हैं, ठीक है। मेंडियर्स, ये लार्ज लूप्स होते हैं जहाँ की रिवर्स में बेंड होती है, ठीक है। ये लार्ज लूप्स होते हैं जहाँ तो बेंड होते हैं रिवर में, ठीक है, बेंड्स होते हैं रिवर में। मैं दिखाऊंगी आपको, पिक्चर्स दिखाती हूँ मैं आपको इन सब की, फिर आपको और इनका मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड सम डिपोजिशन इनका मेन काम होता है, ठीक है। थर्ड है इसका लोअर कोर्स। इसका फीचर क्या होता है, रिवर स्लो हो जाती है एकदम, डिपोजिशन डोमिनेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या क्या बनाता है, सबसे पहले ये डाल्टा फॉर्म करता है, रिवर डिपॉजिट सेडिमेंट, रिवर सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करता है। रिवर कई सारे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज भी कहते हैं, और जिसकी वजह से फर्टाइल डाल्टास फॉर्म हो जाते हैं। रिवर पहले सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है, उसकी वजह रिवर है वो छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, और फिर फर्टाइल डेल्टाज हैं वो फॉर्म्ड हो जाते हैं। इनका मेन काम होता है डिपोजिशन, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास टाइप ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। अब ग्लेशियर्स के कितने टाइप होते हैं, पहले आ जाता है हमारे पास माउंटेन ग्लेशियर। इसके क्या फीचर होते हैं, मूव डाउन माउंटेन वैली के डाउन मूव करते हैं ये, ठीक है, माउंटेन ग्लेशियर। और मूवमेंट इज स्लो, इन जो ग्लेशियर मूवमेंट होती है वो स्लो होती है। मेल्ट एंड गिव राइज टू, ये जब मेल्ट होते हैं तो ये रिवर बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल होगी जैसे गंगा यमुना माउंटेन ग्लेशियर के वो टाइप्स हैं, गंगा और यमुना माउंटेन ग्लेशियर्स के टाइप हैं, ठीक है। देन ये कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाते हैं, वी शेप्ड वैली, यू शेप्ड वैली बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। ये मच लार्ज, ये माउंटेन ग्लेशियर से बड़े होते हैं, ये स्लोली चलते हैं और ये बहुत एरिया ऑफ लैंड को कवर करते हैं, और ये मेनली पोलर रीजन्स में फाउंड होता है और फॉर्म थिक आइस शीट, और ये बहुत थिक आइस शीट्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। आगे भी यही है, ये ना 3-4 पेज मैंने टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स के डाल दिए हैं गलती से, ठीक है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी, ग्लेशियर्स के टाइप तक की, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलो मैंने आपको एक बार बोला था ना मैं आपको पिक्चर्स वगैरह दिखा दूँगी सारी, चलो मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ सारी, ठीक है। चलो एक मिनट ठहर जाओ, सबसे पहले जॉर्ज की, देन वी शेप मैं लिख लेती हूँ कहीं पे किस किस की पिक्चर दिखानी है मुझे आपको, मेरे को उसे भूल जाएगा, ठीक है। फिर मैं बार बार कहाँ बैक आती रहूँगी। जॉर्ज की, देन वी शेप वैली की, देन रैपिड्स की, वाटरफॉल तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। रैपिड्स, कैस्केड्स, और क्या दिखाना आपको, ये मेंडर्स, ठीक है। चलो एक मिनट वेट करो, ठीक है। पहले मैं बता देती हूँ ये कैसे कैसे बनते हैं, बता तो मैंने दिया है, चलो एक बार फिर से पिक्चर, जैसे जैसे पिक्चर दिखाऊंगी वैसे वैसे बताती चलती हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं पिक्चर। जॉर्जिस इमेज ओहो ये क्या निकल आया, ज्योग्राफी निकलते हैं। देखो ये है हमारे जॉर्जिस, ये देखो ये अच्छी पिक्चर लग रही है। जॉर्ज दिख रहा है, ये है जॉर्ज, इसे कहते हैं जॉर्ज। ये जॉर्ज कब बनते हैं, क्या होता है कि जो अपर कोर्स में ना जो रिवर होती है, मैंने आपको वहाँ पे लिखा भी था, अपर कोर्स में ना जो रिवर होती है ना वो बड़ी जल्दी फ्लो करती है, बड़ी फास्ट फ्लो करती है, और ना वो लैंड को ना एकदम डीपली कट कर देती है। जब रिवर बड़ी फास्ट फ्लो करती है ना तो वो लैंड को ना बड़े डीपली कट कर देती है, और फिर ये जो डीप और नैरो वैली, जब वो लैंड को कट कर देती है डीपली, फिर एक डीप और नैरो वैली फॉर्म होती है जिस स्टीप साइड्स के साथ, ये दिख रही है ना आपको, ये स्टीप साइड्स है ना, डीप और एक नैरो वैली फॉर्म हुई है स्टीप साइड के साथ, ऐसे बन जाती है। क्योंकि अपर कोर्स में जो रिवर होती है ना बड़ी तेज़ी से फ्लो करती है ना, तो वो एक लैंड को ना एक डीपली कट कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से एक नैरो वैली विद स्टीप साइड फॉर्म होती है, ठीक है। ये जॉर्ज है, ठीक है।
नेक्स्ट था हमारा वी शेप वैली। ओके, वी शेप्ड वैली। चलो ये आ गया आपकी वी शेप वैली। ठीक है, वी शेप वैली कहाँ गया, पिक्चर कहाँ गया इसका, वी शेप वैली का क्या ये दिख रहा है, वी शेप वैली। ये वी शेप वैली। ये कब बनता है कि जो यंग रिवर होती है ना, जब वो क्विकली माउंटेन से फ्लो होती है ना, तो वो अपने साथ ना रिवर बेड को भी डाउनवर्ड इरोड करती है। ठीक है, और फिर जो वैली होगी ना वो नैरो हो जाती है बॉटम में, और ऊपर से वाइडर हो जाती है। ठीक है, मतलब कि जब कोई यंग रिवर होगी ना, वो माउंटेन से एकदम बड़ी क्विकली मूव करती है ना, तो वो अपने साथ जो रिवर बेड होता है ना, वो भी नीचे की तरफ इरोड करके लेके जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होती है, जो वैली होती है ना, वो मतलब कि वो ऊपर से नैरो, मतलब कि सॉरी नीचे से नैरो हो जाती है, और ऊपर से वो थोड़ी वाइड हो जाती है, टॉप से वाइड, नीचे से थोड़ी नैरो हो जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे। ठीक है, देख लिया वी शेप वैली। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास रैपिड्स। रैपिड्स, हाँ। तो अब देखो रैपिड्स और वाटरफॉल, ये देखो मैंने आपको वाटरफॉल तो मैंने आपको पहले भी बताया था। वाटरफॉल क्या होता है, जब जो रिवर है वो हार्ड और सॉफ्ट रॉक से निकल के आती है, तो जो सॉफ्ट रॉक होती है ना, तो वो उसकी पानी की वजह से ना वो ज़्यादा जल्दी इरोड हो जाती है, तो इसकी वजह से वो एक लाइक वो स्टीप वो बनाती है। एक मिनट ठहरो, एक मिनट, हाँ। तो जब वो जल्दी वो उससे ज़्यादा जल्दी रोड होती है ना, फिर वो एक स्टीप ड्रॉप बनाती है। ठीक है, और वही फिर आगे वाटरफॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो ऐसे वाटरफॉल दिख रहा है। और रैपिड, अब ये रैपिड कैसे बनते हैं, ये देखे भी होंगे, रैपिड सुंदर भी लगते हैं देखने में। रैपिड कब बनते हैं, जब जो रिवर होती है ना, ये देखो हार्ड और अनइवन रॉक में, देखो देखते हैं पत्थर वगैरह पड़े ना, जब ये जो रिवर है ये हार्ड और अनइवन रॉक पे फ्लो करती है ना, तो यही इसे ही हम रैपिड्स कहते हैं। और यहाँ पे पानी बड़ा तेज तेज चलता है। ठीक है, ठीक है, रैपिड्स और वाटरफॉल आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और जो सबसे पहले हमने जॉर्ज जॉर्ज पढ़े, जॉर्ज भी आपको समझ आई है। वो जॉर्ज पढ़े कि जब पानी बड़ा फास्ट फ्लो करता है, तो एक डीप ऐसे वो बना देता है, जमीन लैंड को एकदम होल कर देता है लैंड में, तो वो रैपिड बन जा, सॉरी रैपिड बोल रही हूँ, वो जॉर्ज बन जाते हैं। और जो वी शेप वैली भी मैंने आपको बता दी है कैसे बनती है ना, वी शेप वैली। ठीक है, मतलब कि जब जो यंग रिवर होती है बड़ी माउंटेन से एकदम बड़ी जल्दी जल्दी फ्लो करती है, तो अपने साथ वो रिवर बेड भी इरोड करती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो वैली होती है वो बॉटम से नैरो हो जाती है, ऊपर से टॉप हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा थे, मेंडियर्स दिखाने थे अब आपको। मेंडियर्स 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 मेंडियर्स, ये देखो मेंडियर्स। रियल लाइफ पिक्चर होना से ज़्यादा समझ आता है, तो दिख तो नहीं रहा बट लाइक ऐसे ही होता है। ये देख लो, ऑक्सफो लेक की एग्जांपल दी है। ये देखो ऐसे ना, मैंने कहते थे लूप लूप की तरह है ना, ऐसे लूप ये बनाया हो लूप, मतलब कि ऐसे जैसे लग रहा है कि कोई स्नेक ऐसे जिगजैग पैटर्न नहीं बना, जैसे स्नेक मूव कर रहा होता, तो इसे कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे लार्ज बेंड होना, जब लूप बनना रिवर में, देखो ऐसे लग रहा है ना कोई स्नेक ऐसे वो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सारा जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी ना, उसमें मैं आपको जॉर्ज, वी शेप्ड वैली, रैपिड, कैस्केड, मेंडियन सबकी साथ में मैं पिक्चर्स भी लगा दूँगी, और इनकी अच्छी तरह एक डेफिनेशन भी दे दूँगी। इसमें नहीं था, ठीक है, उसमें मैं आपको दे दूँगी ज़रूर। ठीक है, ठीक है, ओके। सो आज की वीडियो के लिए इतना है। कुछ नोट चाहिए होंगे तो मेरे से मांग लियो, और समझना आया हो तब भी पूछ लियो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।